बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों सर्दी का सितम और शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में सर्दी जुकाम, माइग्रेन, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों के काफ़ी मरीज देखे जा रहे हैं। बता दें कि जहां शारीरिक रूप से ढलती हुई स्थिति में डायबिटीज़, कोरोनरी धमनी रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, तो इसी मौसम में बुजुर्गों की मौत के भी मामले सबसे ज़्यादा आते हैं और ख़ासतौर पर कार्डियक अटैक और अस्थमा अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी कई समस्याएं होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल ठंड के मौसम में 60 से ज़्यादा उम्र वालों की मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए हम सब का ये कर्तव्य है कि घर के इन बुजुर्ग धरोहरों का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, है ना। लेकिन जहाँ तक बात ओल्ड एज की होती है, तो उम्र के इस पड़ाव में शरीर का कमज़ोर होना, बोलने में परेशानी होनी, चलने फिरने में दिक्कतों का सामना होना, ये आम समस्या है। लेकिन बढ़ती ठंड में ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, या फिर कहें कि मौसम ऐसी समस्याएं लेकर आता है। इसलिए आज के अंक में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए भी कार्यक्रम है कि वो बुज़ुर्गों से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हम तक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे हेल्दी एजिंग क्या होती है, कैसे इसे अपनाया जा सकता है, इसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि वृद्धावस्था में स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है और इसके लिए किन किन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये भी समझेंगे कि आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है। विषय है बढ़ती और ढलती उम्र में आयुर्वेद की भूमिका। एक बार फिर से देखिए, बढ़ती और ढलती उम्र में आयुर्वेद की भूमिका, ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 1800-1130-60। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, 1800-1130-61। तो 2 टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगले 1 घंटे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है। आप हमें कॉल करें और आज के विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल या आशंकाएं हैं वो हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाएं। आज हमारे साथ 2 बड़े आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं, जो आपके साथ पूरे 1 घंटे तक यहाँ पर रहेंगे। आप हैं डॉक्टर रमाकांत यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर यादव कार्यक्रम में। और रमाकांत यादव जी के बारे में बताऊं तो आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में काया चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर हैं, जो ख़ास तौर पर आयुष धारा के तहत स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनके प्रबंधन पर प्रकाश डालेंगे। स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर साक्षी शर्मा। आप खासतौर से जरा चिकित्सा यानी वृद्धजनों की चिकित्सक हैं, और हेल्दी एजिंग को हम कैसे समझें इस पर आप प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साक्षी आपका भी कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमने दोनों मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दी, हमारे विशेषज्ञ हैं जो कि आज के इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन जो हम आज वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं, या फिर कहें कि बढ़ती उम्र के साथ जो समस्याएं बढ़ जाती हैं, ऐसे में कई तरह के समस्याओं से आप दो चार होते होंगे। तो जो भी आपका सवाल है आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर के बारे में हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में पहले ही बता दिया है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले बढ़ती ठंड और वायरल अटैक पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मौसम सर्दी का और एहसास गर्मी का, यह कोई नई बात नहीं है। इन दिनों मौसम बदल रहा है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ रही है। बता दें कि इसी मौसम में जहां कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती है, वहीं कई प्रकार के वायरस पैदा होते हैं।
इसी मौसम में उम्रदराज लोगों को जहां अवसाद घेरने लगता है, वहीं तनाव और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी हो जाती है। गौरतलब है कि सर्दियों के प्रवेश करते ही दिन छोटे होने लगते हैं, जिससे हार्मोन में असंतुलन पैदा हो जाता है और शरीर में विटामिन डी की कमी आने लगती है। इससे दिल और दिमाग के दौरे की आशंका रहती है। यह माना हुआ तथ्य है कि इसी मौसम में दिल और दिमाग के दौरे भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा चीनी, फैट, सोडियम और ज्यादा कैलोरी वाला भोजन नहीं करना चाहिए। आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, सर्दी और गर्मी के सामान्य लक्षणों में सिर दर्द, खांसी, तेज बुखार, आंखों में जलन और गले में दर्द होता है। इससे पहले कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कान के संक्रमण, निमोनिया और साइनोसाइटिस के आप शिकार हो जाएं, जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होना इसलिए कि सेहतमंद बने रहने के लिए संतुलित आहार यानी हेल्दी फूड बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, संतुलित आहार यानी जिसे खाने से शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाए। संतुलित आहार जो शरीर की तमाम जरूरतें पूरी कर पाए। शरीर को फाइबर चाहिए, प्रोटीन और एंजाइम चाहिए, जिसे आप दाल और फलों से पा सकते हैं। लेकिन इन बदलते उतार चढ़ाव में जरूरत होती है तो सिर्फ सावधानी की, सर्दी से बचाव की, आहार की और नियमित व्यायाम की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, मौसम के बदलाव के साथ आपको भी बदलने की आवश्यकता होती है ताकि आप इन समस्याओं का सामना कर सकें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अभी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हमने बताई, लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल करें। टोल फ्री नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे। 2 विशेषज्ञ अगले 1 घंटे तक आपके सवालों के लिए हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर रमाकांत जी, सर्दियों का मौसम ऐसा मौसम होता है जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और वैसे तो खुशनुमा होता है मौसम, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे पारा गिरता है वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती हैं। गिरते पारे के साथ कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्या है जो आमतौर पर इस मौसम में देखने को मिलती है? जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सर्दियों का मौसम अच्छा भी होता है। कई लोगों को उसको पसंद भी करते हैं सर्दियों को, लेकिन ये अच्छा रहे इसके लिए हम लोगों को अपने ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और इस मौसम में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जैसे सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, किसी को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस इस तरीके की जो समस्या है वो थोड़ा प्रेसिपिटेट होने की संभावना रहती है। किसी का अगर ब्लड प्रेशर अगर की समस्या है तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल थोड़ी हो जाती है, व्यक्ति का जो एक एफर्ट करने का तरीका कम हो जाता है, तो जो डायबिटीज़ या इस तरीके की समस्याएं वो भी बढ़ती हैं। दूसरे एक बहुत अच्छी बड़ी चीज़ भी और आती है, वो है मानसिक अवसाद जैसी कंडीशन। क्योंकि जब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, मतलब जब ठंड बढ़ती है तो हमारे कुछ हार्मोन्स की स्थिति ऐसी होती है कि हम लोगों में थोड़ा सा एक डिप्रेशन जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो सामान्य समस्याएं हैं ये हम लोगों को अधिक देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम का, तापमान का आपके मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है और हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता ही। इसीलिए आमतौर पर हम इतनी गंभीरता से इन बातों को नहीं लेते हैं कि ठीक है धूप नहीं निकल रही है तो क्यों हमें डिप्रेस फील हो रहा है, या फिर तापमान गिर रहा है तो क्यों हम स्वस्थ नहीं फील कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ये बड़ी समस्याओं को भी न्योता दे सकती हैं। इसीलिए हमने कार्यक्रम में भी कहा कि बदलते मौसम के साथ आपको भी बदलने की आवश्यकता है। इसका मतलब यही है कि आपका अपना लाइफस्टाइल, खान पान, बहुत सारी चीज़ों को उसी के अनुसार ही ढालना होता है। एक कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं, फिर बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। विपिन है सागर से हमारे साथ, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन जी हैं फोन लाइन पर। विपिन जी स्वागत है स्वस्थ के साथ में, बताइए क्या सवाल है आपका। विपिन जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद हमारा संपर्क टूट गया उनसे। विपिन जी क्या आप कनेक्टेड हैं अभी?
चलिए, शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। विपिन जी, अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रहे हैं तो फिर से हमें कॉल लगाएं, ज़रूर आपके सवाल को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। डॉक्टर साक्षी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जहाँ एक तरफ तापमान गिरता है, उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, जिससे सांस संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं, कई तरह के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो ये मौसम और साथ ही साथ जो शहरों में ख़ास तौर पर हम बात करें और गाँव में भी जो हम देखते हैं कि कई बार आग जलाई जाती है, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है, इससे किस किस तरह के इन्फेक्शन होने की आशंका रहती है? जैसा अंजू जी आपने खुद ही कहा कि पॉल्यूटेंट बहुत बढ़ रहे हैं, बिकॉज हवा का जो वेग है वो कम हो जाता है इस मौसम में, और जितने भी डेंस पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि जब हमारी सांस नली में प्रवेश करते हैं तो वो एक एलर्जेंट की तरह काम करते हैं। तो जो COPD है, या मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हैं, जिसमें हम अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इस तरह की समस्याएँ देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को ऑटोमेटिकली पहले से ही इस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, तो वो उनके लिए एक एलर्जेंट का काम करते हैं। तो जब भी इस तरह की है, तो हमारा जो सांस की नली है उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेमेशन को करेक्ट करने के लिए बॉडी एक रेस्पॉन्ड करती है कि म्यूकस सिक्रीशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जब म्यूकस सिक्रीशंस बढ़ते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है। तो इस तरह से साउंड आना, वीजिंग आना, चेस्ट में कंजेशन महसूस होना, सांस छोटा आना, यानी पूर्ण श्वास ना आना, और जब ऐसा होता है तो एनर्जी का लेवल नीचे चले जाना, ये बॉडी स्ट्रेस में बिल्कुल बॉडी स्ट्रेस में आती है और एनर्जी का लेवल नीचे चला जाता है। और जब ये सब चीजें होती हैं तो हमारी नो डाउट इम्यूनिटी फिर कॉम्प्रोमाइज होती है, और इस समय में अगर कोई माइनर इन्फेक्शन भी हमारे चारों तरफ है तो वो हमें बहुत प्रभावित करता है और जल्दी हम उसको कैच कर लेते हैं। तो इस तरह की समस्याओं में बहुत आवश्यक है कि हम अपने रेस्पिरेशन को, श्वास गति को ठीक रखें और इस तरह की चीजें लें जो हमारी श्वास प्रणाली को थोड़ा सेहत पर आऊंगी। जैसे कि आपने बताया कि जो श्वास प्रणाली है वो बेहतर रहे, उसके लिए मैं आगे आपसे पूछूंगी क्या करें और खान पान कैसा होना चाहिए ताकि ये जो समस्या है वो उतनी विकराल ना हो। उससे पहले एक दर्शक हैं, विपिन है, जो कि हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन जी, स्वागत है स्वस्थ के सामने, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार मैम। नमस्कार विपिन जी। जी मैम, मेरा सवाल 2 सवाल है। विपिन जी, आपकी आवाज़ कट रही है, फिर से बताएं। जो सीनियर सिटीजन होते हैं मैम जी, तो मैम उनको सर्दियों में ज्यादातर जोड़ों के दर्द की समस्या होती है, तो इससे कैसे निजात पा सकें और वायरल फील्ड ज्यादा तो क्या चीजों मतलब आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है विपिन जी, लेकिन जो समझ आया, आप एक तो बुजुर्गों के बारे में जानना चाहते हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, और वायरल इन्फेक्शन के बारे में आपका दूसरा सवाल है। खान पान में क्या? ठीक है, हम उस पर आने वाले थे। डॉक्टर रमाकांत जी, यही अगला हमारा सवाल भी होने वाला था कि ठंड के साथ ही जोड़ों में दर्द, बिल्कुल जो जिन्हें आर्थराइटिस होता है उनकी समस्या और भी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए काफ़ी सेंसिटिव टाइम होता है। तो इसके बारे में बताएं कि और कौन कौन सी शिकायतें इस समय हो सकती हैं जो घातक समस्याएं? जी, हमारे दर्शक का सवाल भी था सर। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही सवाल किया है इन्होंने। और अगर आप देखेंगे तो जो जोड़ों की समस्याएं हैं इस सीज़न में, जैसे मैंने बताया कि जो बॉडी की एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती हैं जी। और कम होने की वजह से ही जो है बहुत सी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो धीरे धीरे करके जो उनकी जितनी हम सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं उससे कम कर पाते हैं। और जब ये जो स्टिफनेस बढ़ती है, जब ये मांसपेशियों में जकड़न बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो जोड़ों को भी प्रभावित करती हैं जी। और जब जोड़ों को प्रभावित करेंगे तो उनके बीच में कई बार होता है कि दर्द होना, ये सामान्य लक्षण हो जाता है। विशेष रूप से जब व्यक्ति थोड़ा सा जो है जब और एडवांस एज में जाता है तो स्वाभाविक रूप से ही उनके जोड़ों के बीच में गैप, थोड़े से अंतर आ जाते हैं जी। और उसकी वजह से ये समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा सा एक तो ये बहुत समस्या है। अगर गठिया देखेंगे तो गठिया भी कई तरह का होता है। तो गठिया में विशेष रूप से अगर आप देखेंगे कि एक जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वो यंग एज के लोगों को होती है और इस ऋतु में ज़्यादा प्रभावित करती है। और जो एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है वो हायर एज ग्रुप की होती है, जो कि वृद्ध लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है।
जो रूमेटॉइड है उसका प्रकोप और ज़्यादा इस ऋतु में देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही ठंडा मौसम आएगा मसल्स स्टिफ होंगी और पेशेंट की जो गति है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये तो आपने बताया कि हमारे दर्शक का जो सवाल था उससे जुड़ा हुआ आपका जवाब रहा, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की शिकायतें और भी सुनने को मिलती हैं इस मौसम में। कई बार जैसे हम बीमार हो गए या फिर हरारत भी फील हो रही है, कुछ लोगों को उल्टी दस्त जैसी समस्या हो जाती है तो कहते हैं ठंड लग गई। तो इस ठंड के लगने का क्या मतलब है ये भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर है, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। नहीं समझ आ रहा नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, एक बार फिर से सवाल बताएं। मैं जाना अपना फोन बंद नहीं कर, वो अपना वो चल रहा है उनका। चले ठीक है, इनका जो मैं समझ पाई हूँ सवाल वो ये कि वृद्धावस्था में किस तरीके से हम अपना ध्यान रखें, खान पान क्या होना चाहिए, और जहाँ तक लास्ट में इन्होंने कहा था कि चाय, जो कई बार हम चाय कॉफ़ी का सेवन बढ़ा देते हैं ठंड में, ये ठीक है या हानिकारक मैम? हाँ, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से इनका प्रश्न था मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जैसी ठंड आती है तो हम कैफीन का सेवन यानी चाय कॉफ़ी अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जी। तो ये उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। इसके दो दुष्प्रभाव होते हैं। पहला तो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन का, वो इरिटेट हो जाता है, तो एसिडिटी का बढ़ना, पेप्टिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर का बढ़ना बहुत ज़्यादा शुरुआत हो जाती है इससे। और दूसरा, हमेशा ये भी समझना चाहिए कि जब अगर हमें ठंड लगी है तो हमारा जो कारण है उसमें हमारी जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, और जब अल्कोहल या जब हाइपोथर्मिया, ये ठंड लगा है और हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हमारा बीपी डाउन हो रहा है और उस तरह के कंडीशंस आ रहे हैं, और हम सोचें कि हम अल्कोहल लेकर या कैफीन लेकर हम इसमें कुछ तब्दीली ला सकते हैं, तो इसका भी एक दुष्प्रभाव ये है कि अल्कोहल से पुनः आर्टरीज का डायलिटेशन होता है, तो वो बल्कि और हमें लोअर फील कराता है, और हीट का जो लॉस है वो इसके लेने के कारण ज़्यादा होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अल्कोहल तुरंत लेना, ज़्यादा मात्रा में लेना, कैफीन लेना जो ठंड के दुष्प्रभाव हैं उनको ठीक नहीं करता है। इसके बजाय हम कोशिश करें कि सूप वो जस्ट हमें फीलिंग आता है कि हमें बहुत गर्मी पैदा हो रही है या फ़ायदा हो रहा है, मगर उसका नुकसान होता है इस मौसम में विशेष रूप से। तो कोशिश करें हम वेजिटेबल्स मिलाकर सूप लें, उसमें अदरक का सेवन हम कर सकते हैं जो कि हार्ट स्टिमुलेंट भी है और हार्ट को ताकत भी देता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लौंग है और दालचीनी है, इस तरह की चीज़ों का इनका काढ़ा बनाकर या सूप में इनका प्रयोग कर या सब्जी इस तरह की बनाएं जिनमें इनका लहसुन का प्रयोग है, काली मिर्च का प्रयोग है, हल्दी का प्रयोग है और अदरक का प्रयोग है। इस तरह के प्रयोग बढ़ाएं जिससे कि इनको वास्तव में फ़ायदा हो। गुड़ का सेवन है, ये कर सकते हैं। गुड़ का सेवन ओल्ड एज में भी और सर्दियों में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और एक एनर्जी भी हमें इंस्टेंट देने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। इंस्टेंट एनर्जी, या फिर आप जो कई बार चाय पी के कहते हैं अरे चाय पी लेते हैं हमें एकदम एनर्जी आ जाएगी, किक मिलती है, तो उससे अच्छा आप ये ट्राई करें, सूप पिए, गुड़ का सेवन करें, ये एक हेल्दी ऑप्शन है। और हमारे दर्शक काफ़ी जागरूक थे जिन्होंने ऐसा सवाल किया, कई बार इन बातों पर हम जाते ही नहीं है। मोहित सिंह एक दर्शक जिन्होंने कानपुर से हमें कॉल किया है। मोहित जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताएं क्या प्रश्न है। नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, सवाल बताएं। मोहित जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही। मैं दर्शकों से यहाँ पर अनुरोध करना चाहूँगी, जब भी आप फ़ोन करें कृपया नेटवर्क क्षेत्र में रहे ऐसी जगह से कॉल करें जहाँ से हम आपको स्पष्ट आपकी आवाज़ को सुन सके। मोहित जी, आप हैं क्या अभी हमारे साथ? हाँ जी मैम, ये कह रहा हूँ जी, बताएं। जुकाम कान में प्रॉब्लम रहती है, सर्दी जुकाम रहता है और कान में समस्या रहती है, ठीक है डॉक्टर साक्षी? हाँ, सर्दी जुकाम रहता है और ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सर्दी जुकाम होता है तो एक स्टिचिंग ट्यूब है जो कि गले से और हमारे नाक तक का जिसका रास्ता है वो जो ब्लॉक हो जाता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और उसका एक सिरा हमारे कान के एक्सटर्नल ईयर जो इंटरनल ईयर का पार्ट है वहाँ पर खुलता है। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ख़ासतौर से जब आपको लगातार जुकाम खांसी की समस्या और बलगम निकल नहीं पाया, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन रह गया,
तो वो हमारे इसको ब्लॉक करता है, जो कि कान में पेन करता है, और इसको ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन कहा जाता है। एक्यूट भी होता है, कई बार बहुत सीवियर पेन होता है, और कई बार टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में छोटा सा छेद होकर सिक्रीशन भी निकल जाता है और वो अपने आप भी ठीक हो जाता है, और कई बार टिम्पेनोप्लास्टी तक भी करानी पड़ती है। तो ये हमेशा इसका एक बहुत ही सरल तोड़ मैं आपको बताती हूँ। जब ऐसा कभी महसूस हो कि आपको जुकाम या फिर इसके बाद साइनोसाइटिस की कंडीशंस भी बहुत पैदा हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि आप गार्गल्स करें। गार्गल्स करने से जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है वो ठीक हो जाती है। और एक एक्सरसाइज भी है जिसमें हम मुंह में सांस भरते हैं और कान के पर्दे पर उसका प्रेशर डालते हैं, तो उससे भी ये ब्लॉकेज हटती है। और इसका सबसे अच्छा समाधान ये है, अक्सर लोग बहुत इनिशियल स्टेज पर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लेके इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, वो भी इसका दुष्प्रभाव है, वो वहीं पर एक न्यूट्रल इन्फेक्शन रह जाता है और वो ब्लॉकेज नहीं जाती है। तो इसका बहुत अच्छा समाधान है, स्टीम लें, गार्गल्स करें, और खासतौर से जो एक हवा भरकर एक एक्सरसाइज का मेथड है जिसे किसी भी ईएनटी के डॉक्टर से समझकर आप कर सकते हैं, तो वो जरूर अपनाएं, और ऐसी समस्या आपको पुनः पुनः सामने नहीं आएगी फिर। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे देसी नुस्खे हैं आपके घर की रसोई घर में ही, ये नुस्खे छिपे हुए हैं और हम बाहर इन्हें ढूंढते हैं दवाओं को, और इसीलिए हम आयुर्वेद के महत्व को समझें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद का आधा ख़जाना हमारे किचन में ही है। इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें, और एक बार फिर से अनुरोध करेंगे अपने दर्शकों से कि जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में रहें। जब कॉल करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि हम आपको ठीक से सुन सकें, उसमें किसी तरह की सुविधा ना हो, ताकि सवाल को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उसी के अनुसार आपको सही जवाब भी मिले। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में, कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग की, वो भी ख़ास तौर पर अगर हम सर्दियों की मौसम की बात करें, जब पारा लगातार नीचे लुढ़क रहा है और इसी के साथ ही बुज़ुर्गों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में कैसे आयुर्वेद का सहारा आप ले सकते हैं और अपने घर में ही रेमेडी ढूंढ सकते हैं और अपने ही रसोई घर से, तो जिसके बारे में भी हमने बात की थी सर। बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, और केंद्र सरकार भी आयुर्वेद को काफ़ी तवज्जो दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमें एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच जो एक बैलेंस है, इसे भी समझना बहुत आवश्यक। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझ कर ही हम आगे चल सकते हैं, एक समेकित जो प्रबंधन होता है वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर कैसे किसानों को और आम लोगों को जागरूक होना चाहिए? जी देखिए, ये आज की तारीख में जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, भारत सरकार का भी है, कि इंटीग्रेशन इज़ फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। तो इसमें इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप दोनों ही पद्धतियाँ, जैसे एलोपैथिक है और आयुर्वेदिक भी है, दोनों ही पद्धतियाँ ऐसी हैं कि कुछ आयुर्वेद की अपनी विशेषताएं हैं, कुछ एलोपैथ की अपनी विशेषताएं हैं। तो जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ उसका उपयोग करें, ना कि एक दूसरे से टकराव की स्थिति हो, या ना कि आप जो डॉक्टर्स हैं उनका कोई ऐसा आपस में जो है वो हो। आप जैसे कोई इमरजेंसी वाली अवस्था है, जैसे अभी मान ली किसी को सीवियर बहुत अटैक आता है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम आती है, या बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड पायरेक्सिया होता है, या मतलब फीवर होता है बहुत ज़्यादा, या कोई और भी जो है जो इमरजेंसी वाली समस्याएं हैं, ऐसी जगहों पे प्रेफर करना चाहिए कि आप एलोपैथिक जो एक क्वालिफाइड चिकित्सक हैं उनके पास जाएं। इसी तरह से जब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट की कोई समस्या है, लिवर की कोई पुरानी समस्या है, या इसी तरह से जो है बहुत से स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो क्रॉनिक टाइप की समस्याएं होती हैं, या इवन आजकल
जो मधुमेह या ब्लड प्रेशर के जो बढ़ जाना, ये सब जो समस्याएं, ये सभी कोई सामान्य समस्या नहीं है, लंबे समय तक रहती हैं। तो इस तरह की अगर जो समस्याएं हैं तो हम लोगों को एक आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह भी लेनी चाहिए। तो एक ये आपस में जो है मतलब क्लियर कट एक डिमार्केशन है, क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन है, और शायद गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इंटीग्रेशन करें दोनों का, जिससे अल्टीमेटली लोगों को स्वास्थ्य मिले, मैक्सिमम स्वास्थ्य मिले। जो मुख्य लक्ष्य यही है कि हम स्वस्थ जीवन बिता सकें और आयुर्वेद और को भी साथ लेकर चलें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। यहाँ पर किसी तरह की टकराव की बात नहीं हो रही है। अमिताभ है एक दर्शक, बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर आए, उनसे बात करते हैं। अमिताभ जी स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है। नमस्ते मैम। ऐसा है कि मेरा खांसी जो है ना बलगम है, हाँ, वो मतलब कफ नहीं निकलता और ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करूँ? ठीक है डॉक्टर साक्षी, जैसे कि हमने ब्रेक पर भी इस पॉइंट को टच किया था कि घरेलू बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, और जो इनकी समस्या है कि बलगम फंसा हुआ है वो क्लियर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की यही समस्या होती है सर्दियों में, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जब भी ऐसा है, पहले तो आप अपना जो खांसी का सोर्स है उसको देखना चाहिए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा लगातार होता रहेगा तो वो एक व्याधि में तब्दील हो जाएगा। वो अभी हो सकता है कि जस्ट फॉर किसी एलर्जी से हो या फॉर टेम्परेरी फेज में हो, तो आप ज़रूर ये देखें कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, और आपकी छाती से कोई आवाज़ तो नहीं आती है, कोई साउंड, वीजिंग साउंड है या ऐसा, आप चेकअप करा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर समझें, और साधारणतः आप हमेशा कोशिश करें कि शहद का प्रयोग करें। शहद एक बहुत उत्तम औषध है जो, और एक सिंपल है। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां बहुत धूल या इस तरह का एलर्जेंट की समस्या है, कि आप जैसे कपड़े की दुकानों पर लोग बहुत काम करते हैं, तो वहाँ जब कटिंग होती है तो एक थ्रेड्स का छोटा पार्टिकल हमेशा लोग इनहेल करते हैं, हाँ, और उनको पता नहीं चलता। तो ऐसे ही बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ लोग काम करते हैं और वो इनहेल करते हैं। तो उसमें एक बहुत छोटा सा नुस्खा है कि घर में रात में आकर आप गुड़ को थोड़ा सा पिघलाएं और उसमें अदरक के रस को और हल्दी को मिलाकर एक छोटा सा गोला सा बनाएं और उसको एक गले में रोजाना ले लें। ये बहुत ही सिंपल उपाय है, और इसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन भी है कि जो वो गुड़ है वो चिपकता हुआ, जितने थ्रेड्स या इस तरह के पार्टिकल हमारे गले में अटके होते हैं, वो इरिटेंट होते हैं, तो वो उसके साथ निकल जाते हैं। तो इस तरह की जस्ट आप किसी छोटे से पॉट में कोई भी फ्राई पैन है या इस तरह, फॉर द टाइमिंग ओनली फॉर 5 मिनट्स जरा सा पिघलाएं। उसको आपने कोई बहुत ऐसा चाशनी जैसा नहीं बनाना है, जस्ट पिघलाएं और उसमें अदरक के रस को और हल्दी को डाल लें। कच्ची हल्दी या नहीं, सिंपल पाउडर भी, बट ये हम श्योर करें कि बहुत अडल्ट्रेटेड ना हो, अच्छी एक हल्दी हो, तो उतना डाल के भी इतना सा करने से बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और हल्दी और नमक डाल के जितना गर्म पानी है, जितना आप सहन कर सकते हैं, उसके गार्गल्स करने से भी जो लोकल इरिटेशन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो ठीक होती है। और ऐसा होने से फिर वो बार बार बलगम बिना बात जो है, क्योंकि बलगम क्या है, म्यूकस, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट्स ए रेस्पॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की उसको कुछ आपने फॉरेन पार्टिकल दिए तो उसको रेस्पॉन्स में वो सिक्रीट कर रहा है, तो उसको सिक्रीशन से आप बचेंगे तो बलगम उतना नहीं बनेगा। और कॉन्स्टिपेशन का भी ध्यान रखें। ऐसे पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये फिर इंक्रीज होता है, तो उसके लिए आप कैस्टर ऑयल या इस तरह की कोई चीज़ लें, आपका पेट साफ रहे, तो इस प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैम आपने बताया कि एलर्जी भी कई बार होती है, अगर आपने उसको नहीं समझा तो ये एक व्याधि में, एक समस्या में, एक रोग में भी तब्दील हो सकती है। तो इस पर मैं और भी आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। रामू एक दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं, माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश से हैं। जी रामू जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। रामू जी। हाँ जी मैडम, पेट में गांठ है, गांठ पेट में गांठ है, अच्छा आगे बताएं। और शरीर पे ये थोड़े थोड़े धब्बे से है, मुझे क्यों बोलते हैं सर, पूछना चाहते हैं सर आप कुछ सवाल? ये गांठ आपको कितने समय से है, क्या हम जान सकते हैं? करीबन 4-5 साल। और किस जगह पर है पेट में, विशेष किस जगह पर? ये अंडकोश वाली नली होती है ना, नली वाली। हाँ। तो ये गांठ आपकी खांसी वगैरह करने पे बढ़ती भी है क्या? हाँ दर्द करती है। नहीं, अगर आपको खांसी आती है या कोई आप ताकत जैसे लगाते हो तो उसमें थोड़ा सा बढ़ती है क्या गांठ ये? हाँ। अच्छा, तो इसमें देखिए ना, मेरा तो ये आपको सुझाव है कि आप एक बार किसी आसपास जो आपके जो चिकित्सक हैं, कोई भी एक सेंटर जो हो, वहाँ आप एक बार जाइए,
जाके अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाइए, और एग्जामिनेशन करवा के जो भी इस गांठ के बहुत से कारण हो सकते हैं, या जैसे आपने बताया उसमें एक जो सबसे सामान्य कारण समझ में आता है कि शायद ये हर्निया जैसी कोई गांठ हो सकती है। तो इसको आप, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता इसको थोड़ा सा आप जाएंगे एक चिकित्सक की देखरेख में, इसका पहले निदान करवाइए और जो कोई आवश्यक जांचें हैं वो कराइए और उसके बाद ही इसका निर्धारण करिए। तो इसमें आपको एक बार एक नज़दीकी किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साक्षी, जैसे कि आप एलर्जीज की बात कर रहे थे, तो विंटर कई बार हम देखते हैं कि ठंड से एलर्जी होना भी एक समस्या होती है, ये क्यों होती है और इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और आपने भी यहाँ पर साथ साथ कहा था कि अगर आपने इसका सही समय पर उपचार नहीं किया तो ये बड़ी समस्या में तब्दील हो सकती है। बहुत पहली जो पंक्ति थी आपके प्रश्न की बहुत ही सटीक थी। एक्चुअली जब हम एलर्जी क्या है, एलर्जी भी एक बॉडी का रिएक्शन है। तो जब भी एडवर्स कुछ चीज़ें होंगी, सर्दी से उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई एलर्जेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी को पसंद नहीं है, उसकी रिएक्शन में वो एलर्जी की रिएक्शन आती है। तो एक्सट्रीम वेदर, कोई भी एक्सट्रीम वेदर, बहुत समर जब लूएं चलती हैं तब भी आपने देखा होगा कि हमें जुकाम हो जाता है और निजल इरिटेशन होती है, ड्राई हो जाता है। ऐसे ही सेम बहुत जब सर्दी होती है, जो टेम्परेचर हमारी बॉडी को पसंद नहीं है इतना ठंडा होना, तो जब इतना ठंडा होता है तो वो हम जब सांस लेते हैं तो नेजल मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है और वो इरिटेशन फिर सिक्रीशन में बदलता है और वो एक एलर्जेंट का काम करता है। स्किन के लिए भी वो एक एलर्जेंट होता है। आप स्किन बहुत ड्राई हुई होती है, स्किन में मॉइस्चर नहीं होता है उसमें, इसीलिए हाइड्रेटेड नहीं होती है स्किन, क्योंकि हम लोग पानी भी कम कर देते हैं सर्दियों में, हमें प्यास नहीं लगती है अमूमन, और हम उसको फ्रीक्वेंसी से नहीं पीते हैं, तो स्किन भी उतनी हाइड्रेटेड नहीं होती है। तो दोनों रीजंस की वजह से स्किन में भी एलर्जी होने की बहुत समस्याएं, खारिश होने की समस्याएं, ओल्ड एज में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि स्किन का अपना लेस्चर कम होता है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक एलर्जी की रिएक्शन के रूप में हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर लगातार वो एलर्जेंट हमारे साथ रहेंगे तो वो बॉडी का जो रिएक्शन है वो एक डिजीज़ का रूप ले लेगा। तो इसमें एक सिंपल चीज़ है जो मैं हमेशा बताती हूँ और आज आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगी कि बहुत ही सिंपल है, हल्दी का प्रयोग। हल्दी आयुर्वेद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एलर्जिक औषध है जो वेल नोन है। और आप उसको सिंपल दूध में, आप दूध पीते हैं तो रोज़ाना हल्दी को एक नियम बना लें कि जब भी दूध पिएं तो उसको एक चम्मच आधी चम्मच हल्दी का या चौथाई चम्मच हल्दी का डालकर पिएं। क्योंकि आप ये देखिए कि अमेरिका तक में गोल्डन मिल्क के नाम से अब ये पॉपुलर हो गया है, तो हमारे देश की पद्धति की भाव है और हम उसको इग्नोर करते हैं, तो इससे बड़ा एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं होगा। तो हमें उसको रियलाइज करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। जितना हम लंबे समय तक हल्दी का प्रयोग करेंगे वो एलर्जी की रिएक्शंस धीरे धीरे कम हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी टाइप की एलर्जी को एकदम स्टॉप नहीं किया जा सकता। आप लेंगे फॉर द टाइमिंग, कोई भी एंटी एलर्जिक लेंगे वो रुक जरूर जाएगा मगर रिएक्शन फिर आएगा। तो इसलिए अगर आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस उसको ऑप्ट करते हैं तभी वो एक क्योर में जाता है। ठीक है मैम, एक कॉलर है बिंदिया है जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, आइए बात करते हैं। बिंदिया जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। हेलो जी बताइए। मैं बिंदिया मीना बोल रही हूँ। मेरा हाथ बहुत सुन पड़ता है मैडम। मेरा हाथ मतलब सीधे हाथ के 2 उंगली और एक अंगूठा बहुत सुन पड़ता है, पूरी नसें हिलती है। तो ये ठंड में बढ़ जाती है समस्या? हाँ, ये 4-5 साल से है। ठीक है डॉक्टर रमाकांत क्या बताएं? हाँ, ये ठंड में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जी इसके अलावा और कोई समस्या? इसके अलावा और कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर? सिर बहुत दर्द होता है ठंड में। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की कोई समस्या आपको? बस ऐसी कोई समस्या नहीं, बस यही हाथ बहुत तकलीफ होते हुए कुछ भी काम करने के लिए बनते में। जी तो इसमें अभी जैसे मैंने बताया कि इसका कहीं पर भी जो आपकी जो गर्दन या जो सर्वाइकल स्पाइन है, हो सकता है उसमें कहीं हल्की सी नस दब रही हो। मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ क्या? अब नहीं है सर हमारे साथ फोन पर। तो मतलब मेरा यही सजेशन है कि आप एक बार जो है अपना जो गर्दन का एक बार एक्सरे वगैरह करवाएं किसी एक चिकित्सक से मिलके, और उससे सही निदान होगा। सही निदान होने के बाद आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद एक इलाज होगा और ये जो नसों की समस्या है इसमें काफ़ी आराम मिल जाएगा आपको। जी बिल्कुल। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान।
फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं ठंड में कैसे हेल्दी एजिंग को आप अपना सकते हैं या फिर ठंड में होने वाली समस्याओं के बारे में, कौन कौन से इन्फेक्शन आपको घेर सकते हैं, बुजुर्गों को कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर रमाकांत, जैसे कि हम वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं और ये भी इसका भी अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती है कि बुजुर्ग होना क्या है। कई बार कहते हैं नंबर इज जस्ट एज इज जस्ट नंबर, और कई बार कहते हैं कि आप अंदर से नहीं महसूस करते तो आप बूढ़े नहीं, लेकिन शरीर तो जो प्रोसेस है उसके हिसाब से उसका तो असर दिखाई देगा आपको स्वास्थ्य पर। तो सबसे पहले हम इस ओल्ड एज को कैसे समझें? जी देखिए, एक ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में आता है वो एक निश्चित सीमा के बाद जैसे उसका, इसके लिए एक आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर कोटेशन है। अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने जो है एक हर 10 साल पे आपके शरीर का क्या क्या कम होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। इसमें बहुत अच्छा कोटेशन है, मैं उसको थोड़ा सा बोलूँगा भी कि बाल्यम वृद्धिश्चविर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रियम चेतो जीवितम दस्तो हर्षेत। मतलब आपकी जो आयु है उसको लगभग 100 वर्ष का माना गया है। और हर 10 वर्ष पे, जैसे पहले 10 वर्ष में बाल्यावस्था का क्षय हो जाता है, दूसरा जो मतलब 20 वर्ष की आते आते जो है युवावस्था आपकी है ना, इसी तरह से छवि जो गुड लुक्स होते हैं 30 की एज तक आते आते गुड लुक्स जो है आपके वो धीरे धीरे डिमिनिश होने चले जाते हैं। और आप ये देखते होंगे, ये कोई कहने की बात नहीं है, आप जो मेजर प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, ये हैं, और ये सब आप देखिए 30-35 के होते होते लोग वेटरन कहना शुरू कर देते हैं उनको। तो आप ये छवि जो गुड लुक्स हैं, इसी तरह मेधा मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट जो है, जो ब्रेन शार्पनेस है वो 40-45 की उम्र तक रहती। तो आप देखिए कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन किया है। और अंत में आते आते 80-90 साल तक आते आते जो कर्मेंद्रियां हैं, मतलब जो हाथ पैर और स्किन है, ये सब इसमें सब में क्षय आता है और धीरे धीरे करके वो आदमी अपनी लास्ट में चला जाता है। तो ये एक इतना साइंटिफिक और इतना एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन जो किया है वो मैं नहीं समझता कि जो है, और सब कुछ इसमें आप समझ सकते हैं। जी जी। और इसके हिसाब से ही मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हर 10 साल पे आप उसी हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साक्षी, आप क्या बताना चाहेंगी? जो हम हेल्दी एजिंग की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि ये आप रोक नहीं सकते, ये तो प्रक्रिया है। आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो धीरे धीरे उम्र तो बढ़ेगी, उसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके अंगों पर दिखाई देगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की, एजिंग नहीं बल्कि हेल्दी एजिंग, ये कैसे हो? देखिए, एजिंग जैसा आपने कहा कि जस्ट नंबर है, और सर ने भी बताया कि शारंगधर संहिता में जैसे हमारी क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें बताया गया कि हर 10 वर्ष में हम कुछ खोते हैं। तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये होना है। मगर जो आज का परिवेश है उसमें आप देखेंगे कि प्री मैच्योर एजिंग हो रहा है। एजिंग, हेल्दी एजिंग समझना इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा दिन का शेड्यूल, इवन किस तरह से हमें दिनचर्या, रात्रिचर्या शुरू करनी चाहिए, ये सब बदल रहा है। और इसमें आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। आप झुर्रियाँ देखें 30 उम्र में आ जाती हैं। नो डाउट वो प्रकृति वाइज अलग अलग भी है, किसी का कुछ, मगर इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आप देखें, अब हम एज ए फिजिशियन हम देखते हैं कि फैटी लीवर की जो कंडीशंस हैं वो 20 साल के बच्चे को आ रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारे खान पान में जो रेडी टू ईट फूड, और बिल्कुल जो 2 मिनट की डिलीवरी और 15 मिनट आपने कॉल किया, मतलब एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम सरल भोजन करें। आयुर्वेद को यहाँ समझना बहुत आवश्यक है। 4 भावों में मैं आपको कहूँगी, जो रसायन थेरेपी है वो ओल्ड एज में बताई गई है। रसायन यानी वो चीज़ें जो हमारे एजिंग को कम करती हैं और हमारी कॉग्निटिव फंक्शन, हमारी फिजिकल और मेंटल
कैपेसिटी को कांस्टेंट और अच्छा रखती हैं। ऐसा नहीं कि वो रोक पाएंगी, मगर वो तब जब तक हम सही रहें, मैक्सिमम हम उसको ऑप्ट करें तो हम बहुत आयु तक ठीक रह पाते हैं। और डॉक्टर साक्षी, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी कहा था कि कई बार आप 40 साल की उम्र में लगता है कि कोई बहुत बुजुर्ग हो गया और 60 साल में भी आप हेल्दी दिख रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, तो शायद यही मैनेजमेंट ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर मैनेजमेंट आता है। और हम इसको किस तरह से, जैसे जो रसायन भी आयुर्वेद में थेरेपी है वो मल्टी डायमेंशनल थेरेपी कही गई है। मतलब वो ऐसा नहीं कि एक औषध खा लें, आप सपोज आप अश्वगंधा के पीछे हैं तो आप अश्वगंधा खा के सोचे कि सब कुछ हो जाएगा और आप खान पान में सब कुछ खा रहे हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपका आहार, आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं। दूसरा आपका विहार, आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कब उठते हैं, कब खाना खाते हैं, कितने समय खाते हैं, आप आराम कब करते हैं, कितने समय तक करते हैं, आपकी नींद की तरीका कैसा है। तो ये सब हमारा विहार। और तीसरा आचार, ये समझिए आप कितना इंपॉर्टेंट बताया है कि आचार यानी आपका इमोशनल स्टेटस कैसा है। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं मगर आप में जेलस इतना है, आप में ईर्ष्या इतनी है, आपको क्रोध इतना आता है, तो इसका मतलब आप बहुत कुछ लॉस कर जाते हैं। तो आप सब कुछ लेते हुए भी जो होना चाहिए वो नहीं होता। और चौथा है औषध। तो आप देखिए आहार, विहार और आचार और औषध। औषध लास्ट में आता है और औषध को हम तब ले सकते हैं जब ये ऊपर वाले तीनों हम बिल्कुल ठीक प्रयोग में ला रहे हों और संयमित रूप में अपना जीवन जी रहे हों, तब वो औषध प्रभावशाली होती है और वो एक रसायन के रूप में काम करती है। फिर चाहे आप आंवला लें, अश्वगंधा लें, तुलसी लें, कोई भी ऐसी चीज, च्यवनप्राश लें, ये आयुर्वेद के रसायन है, ब्रह्म रसायन है जो ब्रेन टॉनिक है, डिमेंशिया या हमारी मेमोरी लेस जो ओल्ड एज में होता जाता है उसके लिए बहुत उपयोगी है। ब्रह्म रसायन आता है, ब्राह्मी वटी आती है। तो ये सब चीजें तब हैं जब हम इन तीनों को बहुत अच्छे से लें और फिर हम किसी भी चिकित्सक के परामर्श से इनका प्रयोग करें। तो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, बहुत समझकर और करना चाहिए, आवश्यक है। प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है तो जब तक हम स्वस्थ रहें बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बातें बताई मैम ने। 4 बातें जो आपको गांठ बांध लेनी है, आहार, विहार, आचार और औषधि। वो चौथा जो आप वहां तक ना पहुंचे, पहले अगर 3 ही ठीक रखेंगे तो चौथे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब एक रिपोर्ट देख लेते हैं और इसमें कुछ और बातें हमने बताई हैं ओल्ड एज से जुड़ी हुई। जब शोर अच्छा न लगने लगे, अखबार बिना खोले पड़ा रहे, टीवी चलता रहे और गर्दन झुकाए गहन निंद्रा में वो सो जाए, तो समझिए शरीर की ऊर्जा चुकने लगी है और अंग प्रत्यंग झुकने लगे हैं। देखिए उम्र के इस पड़ाव को, जब कपकपाती हाथें ढूंढती है समय के इशारों को और मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को। जी हाँ, यही तो है वृद्धावस्था। उम्र का ये दौर होता ही कुछ ऐसा है जब जोड़ों में दर्द, मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होने लगती है। गौरतलब है कि 50 के बाद हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं, शरीर के मेटाबॉलिक गतिविधि भी धीमी पड़ जाती है। तब जरा सी बात पर दुखी हो जाना, नकारात्मक भावों में घिर जाना और चिड़चिड़ापन जैसी अनेक समस्याएं होने लगती है। यह समय एक ऐसा समय होता है जब चलने फिरने में परेशानी और गिरने का खतरा बढ़ जाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, नजरों से भी कम दिखना और भूलने की बीमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। फिर इसी बीच चुपके से काला मोतिया बिना किसी आहट के आंखों की रोशनी भी छीन लेता है। बस यही कारण है कि जिंदगी के इस दौर में बहुत से लोगों को डर सताने लगता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां होने लगती है। लेकिन क्या सचमुच बुढ़ापा एक परेशानी है? हालांकि उम्र का मुट्ठी से रेत की तरह धीरे धीरे फिसलना तो शाश्वत सत्य है, इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन संभाला जरूर जा सकता है। और संभालने का बेहतर तरीका है बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना, जो हमें दाल, टोंड दूध और अंडे से प्राप्त होता है। विशेषज्ञ भी जहां 45 के बाद महिला और पुरुष दोनों को साबुत अनाज,
दालें, सूखे मेवे, फल लेने की सलाह देते हैं, वहीं स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुड़े रहना, नियमित योग और व्यायाम करना भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे बुढ़ापा अभी दूर है, लेकिन उनकी जीवनचर्या अनियमित है। बता दें कि ऐसे लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं तो होती ही है, उनकी जिंदगी में बुढ़ापा भी समय से पहले आ जाता है। इसलिए जरूरी है इस उम्र में सकारात्मक नजरिए की। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप से लेते हैं, उनकी उम्र 7.5 यानी 7.5 साल बढ़ जाती है। लेकिन जो कहते हैं उनको सताता है बुढ़ापा, सचमुच उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। लेकिन जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, मैं समझता हूं कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, उन्हीं के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। जागरूकता से लबरेज अभी आपने रिपोर्ट देखी, और इस रिपोर्ट के बाद एक हमें सकारात्मक सोच को भी डेवलप करने का कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें प्रयास करना चाहिए, उसकी भी प्रेरणा मिलती है। तो डॉक्टर रमाकांत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि बुढ़ापे पर हमने काफ़ी सारी बातें की, किस तरीके से आपको खान पान भी ठीक रखना है, औषधि पर तभी जाए जब आपके पहले 3 चीज़ें ठीक हैं। अब मैं महिलाओं और बुज़ुर्गों के साथ साथ बच्चों पर भी आना चाहूँगी। महिलाओं को भी हम देखते हैं कि बच्चों के बाद उनके शरीर में कई तरह के बदलाव हो जाते हैं, और जोड़ों में दर्द, और ठंड में उनके भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और आजकल 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते डायबिटीज़ जैसी समस्याएं भी, चाहे किसी भी उम्र की बात करें, गाँव या फिर शहर, सब जगह हम देख रहे हैं। तो इन्हें हम ठंड से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ठंड से जोड़कर देखना भी चाहिए, लेकिन यह है कि इसके अलावा एक ये सामान्य समस्याएं भी हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरा एक मानना है कि, या जैसा मैंने समाज में देखा भी है, कि जो महिलाएं जो हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाने पीने की चीज़ों का ध्यान से रखने पर मैक्सिमम वो जैसे बच्चों के केयर पे, या हस्बैंड की केयर पे, या परिवार के सभी सदस्यों की केयर पे, वो सब तो ध्यान देती हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। जैसे मान लीजिए सुबह उठी सो के, तो फिर वो पता लगा कि 11-12 बज जाएगा, उन्होंने नाश्ता नहीं किया जी। या फिर उसके बाद जो है बहुत देर से अपना उनका हुआ, जब घर से सब लोग चले जाते हैं, फिर उन्होंने कभी कुछ खाया कभी नहीं खाया, जितना हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये सब जो समस्याएं हैं, जो हमारा जो भारतीय परिवेश है, इसमें ये बड़ी एक मतलब चुनौती है। इसमें अब महिलाओं को खुद स्वयं के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत भी है, और समय से भोजन लेना, समय से अपना जो जीवन शैली है, समय से उसको पालन करना, वो एक बहुत आवश्यक है। जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे वगैरह होने के बाद स्वास्थ्य खराब होता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एक आपको देखा जाए तो उसको बोलते हैं कि पुनर्जन्म जैसा होता है। एक बार बेबी किसी महिला के पास में आता है तो उसको पुनर्जन्म जैसा ही बोलते हैं। तो बॉडी आप समझ लीजिए इतना डिस्टर्ब होती है, तो अगर सही खान पान नहीं रखेंगे तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, आयरन हैं, इस तरीके के जो न्यूट्रिशन के जो हमारे तत्व हैं शरीर के, वो कहीं ना कहीं ठीक से हो नहीं पाते, फिर उनकी हम लोगों को भरपाई करनी पड़ती है और दवा लेनी पड़ती है। पंकज, एक दर्शक राजस्थान से, उनका हम सवाल लेते हैं। जी पंकज जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये कि एक्सरसाइज की जो सही जो सीमा है, जो उसकी अवधि है, उसको सही तरीके से करने का जो तरीका है, वो किस तरह जानते हैं? एक्सरसाइज की जी डॉक्टर साक्षी, इस पे मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए अवश्य ही, क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे भी समस्या आती है। तो इनका सवाल सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। नहीं, बहुत ही गहराई का प्रश्न है, और आज के समय में ये बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न है। इन्होंने पूछा, तो इसमें 3 स्टेजेस हैं। मैं 3 बातें इसमें कहना चाहूँगी कि एक तो सर्दियों के मौसम की बात कर रहे हैं तो लोग सेडेंट्री हो जाते हैं, पहली बात। इसमें तीनों बात मैं कहूँगी, तो सेडेंट्री भी नहीं होना है बिल्कुल। हमें ऐसा आइसोलेट होकर या हम बिस्तर में ही रहें, ऐसा नहीं होना, ये नेगेटिव है। आपको अपना एक डेली रेजिमेंट, थोड़ी मूवमेंट
शरीर की रखनी बहुत ज़रूरी है फॉर द आपके हार्ट की हेल्थ के लिए। अगर आपका ये ठीक रहेगा तो आपके हृदय की गति ठीक रहेगी और बाकी सब चीज़ें ठीक चलेंगी। तो आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल ऑप्ट नहीं करना। नंबर 2, अगर हमें एक्सरसाइज करना है तो उसमें हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें, जैसे योगा है, योगा के पोस्चर्स होते हैं योग में जो बताए गए हैं, वो बहुत धीरे धीरे हल्का हल्का, और इसमें एक कोशिश करें हमेशा बॉडी को पहले वार्म अप करना है, तब आपको एक्सरसाइज करना है। आप छोटी छोटी एक्सरसाइज करें, छोटी छोटी मूवमेंट्स करें, तो ये आपके सर्कुलेशन के लिए और बॉडी में रिफ्लेक्स प्रॉपर बनाने के लिए सर्दियों के मौसम में खासतौर से नितांत ज़रूरी है। उल्टा होता है, सर्दियों में हम बिल्कुल ज़्यादा सेडेंट्री उसमें चले जाते हैं और नहीं एक्सरसाइज करते हैं, मगर सर्दियों में ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बॉडी को, क्योंकि तभी उसका थर्मोस्टेट बॉडी का काम करता है और तभी बॉडी का रिफ्लेक्स प्रॉपर काम करता है। और जो एक बात इन्होंने कही वो मैं आज के परिवेश में और नई जनरेशन को बताती हूँ कि हम जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं और वहाँ जो ट्रेनर्स होते हैं वो लगभग, माफ़ कीजिए अगर कोई उससे रिलेटेड कोई यहाँ पर हो, तो उनको कई बार पर्टिकुलर व्यक्ति के बॉडी की स्ट्रेंथ का ज्ञान नहीं होता और वो एक पर्टिकुलर इतना स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करना ही है, इतना ट्रेडमिल करना ही है, ऐसा अभी तो हमने देखा कि कितने सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि आप बिल्कुल बिल्कुल आपने देखा कि 19 साल के बच्चे को नोएडा में, गाजियाबाद में केस हुआ था, 19 साल का बच्चा था जिसको ट्रेडमिल पर कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो ये बहुत डेंजरस कंडीशंस हैं जिनको हम बच्चे उनको बिल्कुल ब्लाइंड फॉलो करते हैं बिकॉज वो ट्रेनर्स हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ध्यान रखें कि अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अनुसार एक्सरसाइज करें, वो बहुत ज़्यादा घातक होता है क्योंकि, और खास तौर से इस मौसम में, क्योंकि इतनी रिदम हमारे वेसल्स की इतनी ज़्यादा जो डायलिटेशन और कंस्ट्रिक्शन है वो एक लिमिट में होती है। तो इस समय में अगर आप ऐसा कोई भी अपने अनाधिकार चेष्टा या अपनी बॉडी की शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा घातक होता है, उसका ध्यान रखें। अब जैसे आपने अपने शरीर की जो क्षमता है उसके अनुसार एक्सरसाइज करने की, व्यायाम करने की बात कही, तो अगला सवाल भी डॉक्टर रमाकांत इसी से जुड़ा हुआ है। और आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, उसकी प्राकृतिक संरचना होती है, और इसमें कहा जाता है वात, कफ और पित्त दोष की बात होती है। तो इन सारे दोषों को किस प्रकार से हम बैलेंस करें, इनका प्रबंधन कैसे करें, मुझे ताकि बुढ़ापा आपका, और साथ ही साथ मैं भी बोलना चाहूँगी कि क्या हम बुढ़ापे की तैयारी पहले से कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे हम रिटायरमेंट के लिए अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं कि हम जब रिटायर हो तो हमारे पास आर्थिक रूप से हम मजबूत रहें, तो क्या स्वास्थ्य का भी बैंक बैलेंस बनाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आपका ये प्रश्न जो है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जैसे अभी आपने कहा कि प्रकृति वाली बात जो है, तो हर व्यक्ति की, ये मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति होती है, और उसमें प्रकृति में भी 3 दोष जो हैं, आप अभी आपने नाम लिए, वात, पित्त और कफ जो है, इनका ही प्रधानता इसके होती है। तो उसी के आधार पे प्रकृति हम लोगों की निर्धारित होती है, और उसके आधार पर ही हमारे यहाँ अपने जो खान पान, रहन सहन, वो करने का विधान भी पता है। जी जी। जैसे वात प्रधान किसी की प्रकृति है तो वो एक निश्चित तरीके का, अब इसके लिए आपको किसी चिकित्सक से थोड़ा सा सलाह मशवरा करना पड़ेगा, तभी वो आप उसको ठीक तरीके से जान पाएंगे। पित्त वाला है, जैसे पित्त वाली प्रकृति है किसी की, तो अगर वो आप उसको ज़्यादा गर्म दूध भी देंगे तो उसको लूज मोशन आने लग जाते हैं। तो इसी तरह से कफ प्रकृति के कुछ अपने लक्षण हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन्ड है, आपको उसमें ध्यान देना है। तीसरा जो अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आई थी, जो व्यायाम वाली आपने कही थी, उसमें भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो अपनी कैपेसिटी है, जैसे आपने कैपेसिटी कैसे निर्धारित करें, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक दिया हुआ है, उन्होंने शब्द यूज़ किया है बलार्ध, मतलब अपनी जितनी भी शक्ति है उससे आधा है व्यायाम। और उसकी पहचान भी बताइए कि जब आपकी जो श्वास प्रश्वास मुंह से आने लग जाए, मतलब जब आपको लगे कि हमको अब मुंह से सांस लेने की ज़रूरत है, फोरहेड पे थोड़ा पसीना सा आने लग जाए, और ये जो आपके साइड्स हैं इसमें थोड़ा पसीना आ जाए, तब समझ लेना चाहिए कि हमारी जो कैपेसिटी है वो अटेन हो चुकी है। तो सर यहाँ पे तो कोशिश ही करते हैं कितना पसीना निकाले। जी, बट उसका भी नियम है कि आप इतना जरूरत से ज़्यादा पसीना भी आप कह सकते हैं, वो दिक्कत है। तो अपने बलार्ध तक का ही व्यायाम करें, ये साइंटिफिक भी है। तो ये आप देखेंगे इस तरह से जब आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं, तो ये एक जैसे अभी आप बताया कि वृद्धावस्था का बैलेंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से अगर आपने जितना अच्छा खान पान अपनी यंग एज में रखा है,
वो वही आपके रिफ्लेक्ट करेगा बाद में जाके। क्योंकि अगर आपने जो है खान पान बहुत ज़्यादा आपने जो है ओवर ईटिंग करी, बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, बहुत जल्दी ही किसी को डायबिटीज़ और वो सब आ जाता है, तो वो निश्चित रूप से उसका जो एज का रिफ्लेक्शन है, जो उसकी एज है, उसकी वृद्धावस्था निश्चित रूप से खराबी होने वाली है। जी जी। तो ये बैलेंस है हमारा। अगर हम यंग एज में अपने आप को हेल्दी रखते हैं, वेट अपना कंट्रोल करके रखते हैं, नियमित अपना व्यायाम करते हैं, खान पान सही रखते हैं, तो हमारा यही बैलेंस है। डॉक्टर साक्षी, हमने ओल्ड एज पर काफ़ी बात की। अब मुझे लगता है कि महिलाओं की शरीर की रिक्वायरमेंट्स या उनकी संरचना अलग रहती है और उन्हें हम एक तरीके से एक ही पैटर्न में हम कहें कि अगर वो ओल्ड एज की तैयारी करें, वो मेरे ख्याल से अलग होगा। और महिलाओं के साथ हमने ये भी देखा कि कई बार समस्याएं जब बहुत एडवांस स्टेज में चली जाती हैं तब उनका पता चलता है। तो जो महिलाएं हमें देख रही हैं उन्हें भी बताएं कि वो अपनी ओल्ड एज के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें अपने आप को, ताकि हेल्दी एजिंग उनकी भी रहे। महिलाओं के जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव है जिसके बाद हम एजिंग की तरफ अग्रसर उनको मानते हैं, जिसे मीनोपॉज कहते हैं। और मीनोपॉज एक इतना इम्पॉर्टेंट पड़ाव है जिसको मैं ऐसा कहती हूँ, अभी तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स पे ये भी बात होती है कि इवन ऑफिस के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये लेडी इस 50s में है या 45 के ऊपर है, और उसके जो रिएक्शंस हैं वो किस तरह से आते हैं। क्योंकि इसमें 4-5 लक्षण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंटल डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है, यानी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गुस्सा बहुत आना, इरिटेशन बहुत आना, और फिर उसके बाद एक डिप्रेशन की स्टेज। फॉरेन में तो ये भी कहा गया है कि हमें ये समझना चाहिए कि इस स्टेज में बहुत लेडीज सुसाइड भी करती हैं। तो ये एक सिंपल बात नहीं है, इवन घर वाले भी ये नहीं समझते इस बात को कि जो अगर मीनोपॉज का जो स्टेज है वो कई बार 1 या 2 वर्ष का मीनोपॉजल सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों को 6 माह का होता है। तो इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, मतलब लेडी टू लेडी। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बहुत सारे हार्मोन विड्रॉ होते हैं बॉडी के, और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं बॉडी की। खास तौर से अगर हम फिजिकली देखें तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन टोटली बदल जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन मीनोपॉज के बाद ही आती है। तो इसलिए इस स्टेज पर दूध है, अंडा है, इस तरह की चीज़ें जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तिल है, तिल का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अलसी का प्रयोग करना लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सोयाबीन का प्रयोग करना, क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन है, सोयाबीन बहुत एक सिंपल चीज़ है जिसमें ईस्ट्रोजन का सोर्स रहता है। तो इस तरह के सोयाबीन का प्रयोग करना यहाँ बहुत सिंपल है, मगर समझे तो इसको करके वो बहुत ज़्यादा इस आराम से इस स्टेज को निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी यहाँ एक मैसेज आपके माध्यम से मैं सभी लेडीज़ को ये भी देना चाहूँगी, अगर ऐसा लगता है कि बहुत परेशानी महसूस कर रही है तो वो निसंकोच किसी चिकित्सक से मिलें, क्योंकि ऐसी अवस्था है जिसमें परामर्श की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है मैं जल्दी से टच कर लेना चाहिए, कम शब्दों में। बहुत क्या ज़्यादा सोचने वाले लोग जल्दी बूढ़े होते हैं सर? बिल्कुल। ज़्यादा सोचने वालों की मानसिक स्थिति शरीर को प्रभावित करता ही है निश्चित रूप से। और बुढ़ापा क्या बीमारी है? क्योंकि हम आयुर्वेद में कई बार नहीं, बुढ़ापे को बीमारी नहीं करा है, लेकिन उसमें एक मतलब इतना शरीर को अक्षम करता है कि उसको जरा व्याधि करके भी उसको सही बात किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साक्षी आपका भी, डॉक्टर रमाकांत आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज के इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी सुंदर चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप विशेषज्ञों की जो सलाह है उससे हमारे दर्शक ज़रूर लाभान्वित होंगे। दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि पिछले सप्ताह बहुत सारे हमारे पास सवाल आए हैं। जयपुर से सोनम शर्मा ने सवाल भेजा है, पिछले 10-15 दिनों से घबराहट हो रही है, चक्कर और थकान की शिकायत हो रही है, क्या करें। एक और हमारे पास सवाल आया पटना से, जिसमें सुनील सिंह ने पूछा है कि खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, जलन होती है, क्या करें। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम के 2 दिन पहले टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आपके सुझाव का भी हमें इंतजार रहता है। आप हमें अपने सुझाव, अपना फीडबैक भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisanlive@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार।